हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, नेक्स्ट टारगेट को स्ट्राइक करते हैं हम लोग और चैप्टर नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है द होम रूल मूवमेंट। पिछले चैप्टर के अंदर मेजर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आपको कौन सी देखने को मिली थी, विच वॉज एसोसिएटेड विद रेवोल्यूशनरी टेररिज्म? गदराइट मूवमेंट, गदर पार्टी, राइट। इसके अलावा आपने बर्लिन कमेटी को जाना था और कुछ अपराइजिंग्स को जाना था जो कि इंडिया के ही कुछ लोग सिंगापुर के अंदर कर रहे थे, राइट। लेकिन मेजर वो चैप्टर जो था, जैसा कि आपने देखा था सेकेंड हाफ में उसके, वो गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड था। क्या मैं उसको एक रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट का ग्रुप कह सकता हूँ, राइट। और पिछले चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने देखा था कि हिंदुस्तान में जब कुछ हिंदुस्तानी ये बोल रहे हैं, हिंदुस्तान के कोने से ये आवाज़ भी आ रही है कि अंग्रेज़ों का हमें साथ देना चाहिए पहले विश्व युद्ध में, ताकि वो हमें हमारी अच्छी चीज़ों को देखते हुए कि हमने मजबूरी में उनका फ़ायदा नहीं उठाया, उनके एफर्ट्स में हम रुकावट नहीं बने, तो इसलिए वो हमें युद्ध के बाद स्वराज का जो हमारा सपना है, सेल्फ गवर्नमेंट का जो सपना है, उसको पूरा करने देंगे। लेकिन वहीं पर दूसरा ग्रुप ये भी कह रहा था कि यही वो टाइम है जहां पर हमें इनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए और इनके ऊपर अटैक कर देना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं होम रूल मूवमेंट की। होम रूल मूवमेंट ये एक इंडियन रिस्पॉन्स था टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, प्रीवियस 2-3 चैप्टर से सारी सारी कहानियां जो है वो कनेक्टेड है, बस उनके नाम अलग अलग चैप्टर्स की फॉर्म में डाल दिए गए। तो ये भी एक तरीके से उसी का पार्ट है, रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का पार्ट है। तो होम रूल मूवमेंट वॉज द इंडियन रिस्पॉन्स टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन अ लेस चार्ज बट मोर इफेक्टिव वे देन द रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रॉड विच टुक द फॉर्म ऑफ रोमांटिक गदर एडवेंचर। और गदराइट मूवमेंट क्या हुआ था, सक्सेसफुल या फेलियर? आगे चलकर फेलियर। अंग्रेजों ने पकड़ लिए थे ना ठिकाने इनके, सैन फ्रांसिस्को में और इंडिया में भी। और याद है वो शिप्स वाली नौटंकी, कोमागाता मारू। इसके अलावा और भी जो शिप्स आ रहे थे उसमें पकड़े जा रहे थे ना। अंग्रेज पागल है कि अमेरिका कनाडा गए हुए जो इंडियंस हैं एकदम से वो भारी भरकम तादाद के अंदर इंडिया लौटने लगे हैं? इतना आसान था क्या कि मतलब वो अपनी एक्टिविटीज़ को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकेंगे और अंग्रेज़ों को भनक भी नहीं लगेगी? यहाँ पर क्या था, ये गदर पार्टी की तरह, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लिखा हुआ है, गदर पार्टी की तरह इतना ज़्यादा मोटिवेटेड और एंथुसियास्टिक और जनसंख्या में इतने ज़्यादा तो नहीं थे होम रूल मूवमेंट वाले। लेकिन इन्होंने सोचा, देखो गलतियों से ही सीखता है ना इंसान, और गलती किसी और ने करी हो तो हम ज़्यादा बेटर तरीके से सीख सकते हैं। इनको पता लग गया था कि गदर पार्टी ने अपना नारा जो है वो बहुत ज़्यादा पब्लिक कर करना अंग्रेज़ों को पूरा का पूरा अपना प्लान ऑफ एक्शन के संकेत दे दिए थे। हम ऐसा नहीं करेंगे, ये भले ही लेस चार्ज हैं एज कंपेयर टू गदर पार्टी के लोग, बट दे हैव मोर इफेक्टिव वे, दे हैव मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स ऑफ इंडियंस लिविंग अब्रॉड देन द रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियंस लिविंग अब्रॉड। और गदर पार्टी से ज़्यादा ऑर्गेनाइज और इफेक्टिव वे में अपने आप को चलाने की कोशिश करेंगे होम रूल मूवमेंट वाले। हम जानेंगे इसके अंदर कौन कौन थे, किसने शुरुआत करी। लेकिन पहले ये वाली बात जानना इंपॉर्टेंट है कि गदर पार्टी के कंपैरिजन में इनके पास इतने ज़्यादा लोग तो नहीं थे, लेकिन मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी। एक ग्रुप बनता है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम होता है इंडियन होम रूल लीग। इसको ऑर्गेनाइज करा गया था ऑन द लाइंस ऑफ आयरिश होम रूल लीग, यानी कि इंस्पिरेशन किससे ली गई थी होम रूल मूवमेंट को चलाने के लिए या इस पार्टी को या इस ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए? आयरलैंड से, ठीक है। एंड दे रिप्रेजेंटेड द इमर्जेंस ऑफ अ न्यू ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स। इनकी भी कोई मतलब, जब हम बोल रहे हैं कि इनका जो इफेक्टिव रिस्पॉन्स रहेगा एज कम्पेयर टू गदराइट्स, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नरम दल के नेता बन जाएंगे या नरम दल के लोग बन जाएंगे। इनका रिस्पॉन्स भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव रहेगा, यानी कि ठकुराइन ये भी किसका पार्ट रहेंगे? रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का, राइट।
तो एनी बेसंत और तिलक, इन्होंने स्टार्ट करा ये वाला ट्रेंड। एनी बेसंत और बाल गंगाधर तिलक, दोनों के दोनों रेवोल्यूशनरी है और एग्रेशन को जस्टिफाई करते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल। तो बैकग्राउंड चेक करते हैं एक बारी हम इस मूवमेंट का। पहले विश्व युद्ध के टाइम पर द बैकग्राउंड ऑफ द मूवमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, नेशनल फीलिंग जो थी वो स्ट्रांग होती जा रही थी। किसको लेकर? लोग इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? मतलब कि कौन सी बौखलाहट की बात हो रही है? नेशनल फीलिंग्स स्ट्रांग होती जा रही हैं कि हमें अंग्रेजों का साथ देना चाहिए पहले विश्व युद्ध में, कि या फिर नहीं देना चाहिए, या फिर यही वो टाइम है जब उनसे हम आज़ादी पा सकते हैं। क्या है हालात ठकुराइन? क्या है नेशनल फीलिंग्स ये वाली? शाइनी ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर मिक्स रिस्पॉन्स है वैसे तो, है ना? कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं यार आराम से बैठ जाना चाहिए, है ना? और जूता खोर वो मॉडरेट्स, है ना, कि नहीं यार बिल्कुल भी फायदा मत उठाओ। एक्सट्रीमिस्ट ये कहते हैं कि फायदा नहीं उठाओ, लेकिन एटलीस्ट चलो सहयोग कर देते हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न क्या? आफ्टर द वॉर दे विल गिव अस द परमिशन टू सेट अप आवर ओन गवर्नमेंट, मतलब ऑन द आइडिया ऑफ स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट। लेकिन वहीं पर रेवोल्यूशन टेररिज्म क्या कहते हैं? अंग्रेजों के ऊपर यकीन मत करो, ये हरामजादे एक नंबर के, हमें इनके ऊपर अटैक करना चाहिए और यही वो टाइम है, पहला विश्व युद्ध यही वो मौका है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर नेशनल फीलिंग स्ट्रांग होती जा रही थी, विच आउटबर्स्ट इनटू द राइज ऑफ 2 होम रूल लीग्स इन इंडिया। होम रूल लीग भी 2 थी। मेजरली देख लेना जो आयरिश मॉडल पे सेटअप हुई थी वो थी इंडियन होम रूल लीग, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये 2 तरीके की थी, ठीक है? इंडियन होम रूल लीग भी 2 तरीके की थी। वन वॉज फाउंडेड बाय बाल गंगाधर तिलक जी पूना में, महाराष्ट्र में, और दूसरी इट वॉज फाउंडेड बाय एनी बेसंत एट मद्रास, साउथ इंडिया में। तो एनी बेसेंट वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरी पॉलिटिशियंस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। काफ़ी ज़्यादा जज्बा, उत्साह और देश को आज़ाद करवाने के लिए काफ़ी मोटिवेटेड फिगर मानी जाती हैं। शी वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी या फिर थियोसॉफिकल मूवमेंट। अच्छा, ये थियोसॉफिस्ट कौन होते हैं या फिर थियोसॉफी क्या होता है? क्या मतलब होता है थियोसॉफी का, या थियोसॉफिस्ट लोग कौन होते हैं? अच्छा चलो इसको छोड़ो, फिलेंथ्रोपिस्ट जानते हो कौन होते हैं? जो सोशल वर्क करते हैं, ठीक है? देखो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। फिलेंथ्रोपिक एक्टिविटी क्या होती है? सबसे पहले फिलेंथ्रोपी की बात कर रहा हूँ मैं। सीकिंग टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जेनरस एंड बेनिवोलेंट पर्सन, यानी कि जो ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, चैरिटेबल पर्पस के अंदर इन्वॉल्व हैं, ऐसे एक फिगर आप जानते होगे मदर टेरेसा जी को बोला जाता था, राइट? फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना? अब अगर हम लोग बात करें थियोसॉफी की, अब ये क्या होता है? एनी ऑफ अ नंबर ऑफ फिलोसफीज मेंटेनिंग डेटा नॉलेज ऑफ गॉड में बी अचीव थ्रू स्पिरिचुअल एक्सटेसी, डायरेक्ट इंट्यूशन और स्पेशल इंडिविजुअल रिलेशंस, स्पेशली द मूवमेंट फाउंडेड इन 1875 एज अ थियोसॉफिकल सोसाइटी। और वो आपको पता है 2 लोगों ने फंड करी थी, 2 अंग्रेजों ने, कभी अगर सुना उसको तो, हेलिना ब्लेवेट्स्की एंड हेनरी स्टील ऑलकॉट, हस्बैंड वाइफ, राइट? यहां पर एक तरीके से क्या है, मतलब मैं इस चीज़ के ऊपर आपको रोकना, मतलब क्यों रोक दिया मैंने एकदम से? शैनी, इसको पढ़कर ऐसा नहीं लग रहा एक तरीके से, एक हिंट मतलब एक ऐसी नहीं लग रही कि ये थोड़ी सी यूरोपियन भक्ति मूवमेंट लग रही है? 3 चीज़ें देखो, स्पिरिचुअल एक्सटेसी, डायरेक्ट इंट्यूशन, हैविंग स्पेशल इंडिविजुअल रिलेशन विद गॉड, आत्मन का मिलन परमात्मन के साथ, और इसी से नॉलेज ऑफ गॉड अटेन करी जा सकती है। ये जैसे इंडियन फिलोसफीज इमर्ज हो रही थी या भक्ति मूवमेंट के अंदर जो बातें करी जा रही थी, श्रेया बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा है ये देखने से? आप समझ गए
थियोसॉफी क्या होता है? थियोसॉफी को अगर आपको कभी अपनी किताब में लिखना हो ना, जैसे मैं लिखता हूँ, देखो एकदम से ना समझ में नहीं आता ना, इतना सारा कोर्स, इतना सारा कंटेंट होता है। दिमाग के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट अपने नहीं करना चाहिए। दिमाग को हमें बार बार रिवीजन से ही समझाना चाहिए। हमें कभी भी अपनी मेमोरी के ऊपर घमंड नहीं होना चाहिए। एग्जाम में एकदम से स्ट्रेसफुल कंडीशन के अंदर मेमोरी भी टूटने लगती है। आपने 4-5 पेज पलटाए, 25 क्वेश्चन प्रीलिम्स के निकल गए, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता। क्या पता आपके वाला जो रिदम का जो पेपर बनाओ वो 26 क्वेश्चन से बनाओ, लेकिन 25 क्वेश्चन तक जाते जाते आपका कॉन्फिडेंस तो हिल जाएगा ना कि गया ये वाला साल अटेम्प्ट, शायद से मैंने अच्छे से तैयारी नहीं करी है। तो कुछ कुछ चीज़ों को ना बहुत नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से किताबों में आप लिख लिया करो। जैसे मैं अपने नोट्स में क्या लिखता हूँ थियोसॉफी को, बाहर की कंट्री की यूरोप की भक्ति मूवमेंट। थियोसॉफिकल मूवमेंट का मतलब क्या क्या लिखेंगे हम इसको, अगर मयूर नोट्स बनाने हो हमें इस दो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूरोप की भक्ति मूवमेंट, राइट। तो शी वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द थियोसॉफिकल मूवमेंट। यानी कि अगर हम इनके नेचर से समझें एक चीज, ये थीस्टिक है कि अथीस्टिक है, भगवान में मानती हैं या फिर अथीस को क्या कहते हैं, नास्तिक, जो भगवान नहीं मानता, हाँ नास्तिक है ना, नास्तिक तो नहीं है, नहीं, ठीक है। तो शी वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द थियोसॉफिकल मूवमेंट एंड हैड अडॉप्टेड इंडिया एज हर होमलैंड एंड वर्क फॉर इट्स सोशल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस रीजनरेशन। दोबारा यहाँ पर एक तरीके से, जैसे आपको पता है ना, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर ब्लेम लगाया था कि इंडिया का खुद का कोई पास्ट नहीं होता, तो हमने मेहनत मुशक्कत करी थी ये बताने के लिए कि नहीं हमारा भी पास्ट होता है, हमारा भी इतिहास है। आपको पता है ना मयूर, अशोका की हिस्ट्री, श्रेया, हरप्पन सिविलाइजेशन की फाउंडिंग्स। यहां पर दोबारा ये एक प्रयास कर रही हैं खुद से। शी अडॉप्टेड इंडिया एज हर होमलैंड एंड वर्क फॉर इट्स सोशल, एजुकेशनल एंड रिलीजियस रीजनरेशन। जो हमारी सोसाइटी महान हुआ करती थी, जिस तरीके से एजुकेशन की नींव सबसे पहले भारत में रखी गई थी, और रिलीजियस जो रिलीजियस रिजुविनेशन है भारत का वो करना, इन सब दिशाओं में इन्होंने प्रयास करे। अब देखो, ये आपको लेडी बड़ी धार्मिक और वैसी सी लग रही हैं, लेकिन एक बात मत भूलना, एनी बेसंत एंड तिलक वर द पाइनियर्स ऑफ दिस न्यू ट्रेंड। कौन सा ट्रेंड? न्यू ट्रेंड ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स। तो सबसे बड़ी बात, इनकी सबसे बड़ी जो वर्क्स के अंदर, स्पीचेस के अंदर, किसी टेक्स्ट के अंदर जो हमें डिसअपॉइंट होते हुए दिखती हैं, इनके शब्दों से पता लगता है हमें, शी वॉज डिसअपॉइंटेड विद द टोन ऑफ मॉडरेट्स। कैसी टोन थी मॉडरेट्स की? 3 पीस। क्या होते हैं 3 पीस? शाबाश मयूर। प्रेयर्स, पेटिशंस एंड प्लीड। तो एक सच्चे देशभक्त की तरह ये कुछ रियल करना चाहती थी, और हवा में बातें ना करके एक कंक्रीट, एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करना चाहती थी, ताकि इंडिया सच में अंग्रेजों के पॉलिटिकल शिकंजे से, बेड़ियों से मुक्त हो सके, पॉलिटिकली लिबरेट हो सके। इसी मकसद के साथ शी ऑर्गेनाइज द होम रूल मूवमेंट। लेकिन ये अपनी वाली होम रूल मूवमेंट कहां चला रही है? इनका बेस, मतलब बनी तो वैसे एक ही है, लेकिन अड्डे जो है, इनका वाला अड्डा कहां पर है? अरे नहीं, मतलब जैसे इंडिया के अंदर जो इन्होंने ऑर्गेनाइज करी लीग, मद्रास, और एक कमान वेस्टर्न इंडिया में किसके हाथ में दे जाएंगी? तिलक में, बाल गंगाधर तिलक जी के पूना में। तो बोथ तिलक एंड बेसन रियलाइज द सैंक्शन ऑफ द moderate dominated Congress as well as full cooperation of the extremists was essential for the movement to succeed। दोनों को ये लगा कि moderates को, जो कि INC को डोमिनेट तो कर ही रहे थे, प्लस एक्सट्रीमिस्ट को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि ये वो हाई पॉइंट है कि हम अंग्रेजों को अलग अलग करके अपना रवैया, अपना नेचर नहीं दिखा सकते हैं, राइट। और ये कौन से सेशन में साथ आते हैं, या कौन सा पैक्ट होता है साइन, जिसमें दोनों मिल जाते हैं दोबारा एक दूसरे का सहयोग करने के लिए? हाँ,
लखनऊ पैट, ईयर 1916। शाबाश शैनी, वेरी गुड। तो होम रूल मूवमेंट का, सॉरी हाँ, होम रूल मूवमेंट का आपको बेस पता लग गया। बेस क्या था कि मॉडरेट जो इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं उतने हमें इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए। और ये होम रूल मूवमेंट का सपना एनी बेसेंट का सपना क्यों रहा? क्योंकि ये एक सच्ची देशभक्त थी और भारत को अंग्रेजी चंगुल से आजाद करवाना चाहती थी। इसलिए अपना सब कुछ बाहर का सेटअप वेटअप छोड़कर ये इंडिया चली आती है, राइट। और इन्होंने कौन सी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने का सोचा? क्या चल रहा है इस टाइम पर अभी वर्ल्ड में? दिस 1915, 16, 17 वाला साल, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वेरी गुड। तो हैविंग फेल्ड एट द 1914 सेशन ऑफ द कांग्रेस के मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट साथ आ सके। 1914 में जो कांग्रेस सेशन हुआ था वहां पर भी ये बात चली थी, लेकिन वो बात सिर्फ बात की ही रह गई थी। तो तिलक एंड बेसेंट डिसाइडेड टू रिवाइव पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन देयर ओन। क्या हम तब से कुछ चलते हैं? अब मॉडरेट वाले नहीं मान रहे तो तब तक हाथ पे हाथ रखे थोड़ी ना बैठे रहेंगे। ये अपॉर्चुनिटी है, किसको क्या पता कि वर्ल्ड वॉर शाइनी 2 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाए, 2 साल तक चलता रहे। जितना तोड़ सकते हैं, जितना बर्बाद कर सकते हैं, जितना उखाड़ सकते हैं अंग्रेजी हुकूमत को, हमें तो प्रयास करना चाहिए ना। आपके पास पीछे से बहुत अच्छा मशीनरी का सपोर्ट आने वाला है मयूर, एक पेड़ को काटने के लिए आपके पास, लेकिन बगल में कुल्हाड़ी भी पड़ी हुई है। आपको कुछ भी नहीं पता कि कितना टाइम लग जाएगा उस मशीन को आने में। कम से कम रोज 3 से 4 कुल्हाड़ियां मारकर कुछ तो आपका कंट्रीब्यूशन होगा उस पेड़ की जड़ को हिलाने में। और वैसे भी ये तो रेवोल्यूशनरी लोग हैं ना, ये वेट करेंगे क्या? पेशेंस है इनके अंदर? देखो देखो, मैं इनको इम्पेशेंट एक नेगेटिव कोनोटेशन के साथ नहीं बोल रहा हूं। इम्पेशेंट इन द सेंस, जब अपॉर्चुनिटी होती है ना मयूर, तब कोई पेशेंस रख रहा है तो वो भी पागल है। अपॉर्चुनिटी मिलते ही क्विक रिएक्शन दिया जाता है, तब पेशेंस वाली बात नहीं आती है। तो तिलक एंड बेसेंट डिसाइडेड टू रिवाइव पॉलिटिकल एक्टिविटी ऑन देयर ओन इन अर्ली 1915। एनी बेसेंट ने कैंपेन लॉन्च करा था कॉलिंग फॉर इंडियाज पोस्ट वॉर सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द वाइट कॉलोनी लाइन। सपने देख रहे हो? आज़ादी मिली नहीं है शाइनी, पहले से ही सपने सजोकर बैठ गए कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा और सेल्फ गवर्नमेंट का हमारा सपना जो पूरा हो जाएगा। जैसे अंग्रेजी हुकूमत ने इतने अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट करा कि हम पे अभी तक हुकूमत जमा कर बैठी हुई है अंग्रेजी हुकूमत, तो हम भी इन्हीं के मॉडल पर इस अपनी सेल्फ गवर्नमेंट को चलाएंगे। दूर दूर तक मयूर, मतलब बात भी नहीं कर रहे हैं अंग्रेज वाले कि हम ऐसा कोई वादा कर रहे हैं या फिर दे देंगे आज़ादी, लेकिन सपने देखने के कौन से पैसे लगते हैं? पहले ही विश्वास है इनको। तो शी लॉन्च अ कैंपेन कॉलिंग फॉर इंडियाज पोस्ट वॉर सेल्फ गवर्नमेंट ऑन द वाइट कॉलोनी लाइन। हालांकि मतलब रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स जो थे इस टाइम पर, वो इतने भारी भरकम तादाद के अंदर अंग्रेज, मतलब आपको पता है मॉडरेट्स सहयोग करने के लिए मान गए थे, एक्सट्रीमिस्ट भी मान गए थे। रेवोल्यूशनरी ग्रुप अलग था, लेकिन मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट को ये लग रहा था कि ये इस टाइम पर फालतू की एक्टिविटी लॉन्च करके उनके ऊपर प्रेशर बनाकर अपने सेल्फ गवर्नमेंट, अपने स्वराज के सपने को दूर कर रहे हैं। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तभी तो मॉडरेट्स वाले इनके साथ आने को नहीं मान रहे। लेकिन डीप डाउन द हार्ट पता है रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स को कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के सहयोग से हो सकता है कि वो उनका अच्छा नेचर देखें और सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज का सपना इनका पूरा कर दें जैसी विश्व युद्ध खत्म हो जाए। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते थे ये लोग अंग्रेजों के रवैये पर, इसलिए अपनी मूवमेंट चला रहे हैं। बात करें एनी बेसेंट की, तो शी कैंपेन थ्रू अर न्यूज़पेपर्स। 2 अखबार चलते थे इनके इस टाइम पर, न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। एंड थ्रू पब्लिक मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। जब कांग्रेस का एनुअल सेशन होता है 1915 में, द एफर्ट्स ऑफ तिलक एंड बेसेंट मेट विद सक्सेस। ये डिसाइड करा गया दैट एक्सट्रीमिस्ट शुड बी एडमिटेड टू द कांग्रेस। हालांकि एनी बेसेंट ने एक चीज ट्राई करी थी कि कांग्रेस से कुछ कुछ बातों का अप्रूवल लिया जा सके, बट
ऑल्दो बेसन फेल टू गेट द कांग्रेस टू अप्रूव अ स्कीम ऑफ होम रूल लीग्स, कि हमें होम रूल लीग्स भी चलाने दो, लेकिन मॉडरेट्स कभी भी नहीं मानेंगे ना। मॉडरेट्स इस टाइम पर, ये एक्सट्रीमिस्ट भी, अब तो एक्सट्रीमिस्ट का रवैया भी ऐसा है ना, वो कभी भी नहीं मानेंगे ना कि 1% भी वॉयलेंस की हिंट जाए, जिससे अंग्रेजों को ऐसा लगे कि जब वो उलझे हुए थे अपनी परेशानियों में तो हमने उनके ऊपर दबाव बनाया। हमें कैसे भी करके अंग्रेजों को हिंट नहीं देना चाह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्या है, हम उनके साथ एक कदम से कदम मिलाकर उनके एडमिनिस्ट्रेशन को सहयोग देना चाह रहे हैं। तो ये अप्रूव करवाना चाहते थे अपने होम रूल लीग्स के परमिशन को, कि मिल जाए उनको ये सेटअप करने की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। द कांग्रेस डिड कमिट इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम ऑफ एजुकेटिव प्रोपेगेंडा एंड टू अ रिवाइवल ऑफ लोकल लेवल कांग्रेस कमिटीज, कि लोकल लेवल पे कांग्रेस कमेटी बना लो। ये होम रूल लीग वाली बात हमें आपकी समझ में नहीं आ रही, ये सब आप मत चलाओ, लोगों को जागरूक करवाओ, एजुकेटिव प्रोपेगेंडा चला लो, ठीक है सारी बातें, लेकिन कांग्रेस यहां पर कांग्रेस ने ओवरऑल ये सब कुछ माना, यानी कि ये डिसीजन सिर्फ कांग्रेस का तो नहीं है ना। अब ये किसका कॉमन डिसीजन यहां पर आ रहा है बताओ? मॉडरेट प्लस एक्सट्रीमिस्ट का, ठीक है। अभी आगे चलकर यूनाइट हो जाएंगे अगले सेशन में, 1916 के सेशन में, लखनऊ पैक्ट के बाद। तो नॉट विलिंग टू वेट फॉर टू लॉन्ग, बेसन मेड अ कंडीशन दैट इफ कांग्रेस डिड नॉट इंप्लीमेंट इट्स कमिटमेंट, और क्या कमिटमेंट है, क्या डिमांड है बेसन की, एनी बेसन की, होम रूल लीग्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाए। होम रूल लीग्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाए। लेकिन मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट वालों को पता क्या लगता था, ये एक प्रकार से रेवोल्यूशनरी जील है, ये एक प्रकार से रेवोल्यूशनरी टेररिज्म का हिंट है अंग्रेजों के खिलाफ, इसलिए हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं कि पूरे कांग्रेस का नाम खराब होगा इससे। और अगेन अंग्रेजों को ऐसी हिंट जाएगी कि हमने उनके ऊपर प्रेशर बनाया है जरूरत के टाइम पर। तो नॉट विलिंग टू वेट फॉर टू लॉन्ग, बेसन मेड अ कंडीशन कि अगर कांग्रेस आईएनसी अगर इंप्लीमेंट नहीं करती इनकी कमिटमेंट को, शी वुड बी फ्री टू सेटअप हर ओन लीग्स, मुझे नहीं आना कांग्रेस में, मैं अपनी होम रूल लीग्स खुद सेटअप कर लूंगी। लेकिन तुम ये सोचो कि कांग्रेस में आने के लिए मैं ये सपना पूरा नहीं करूंगी। तो आपकी एक्टिविटीज हम लोगों ने देख ली है कि कितनी सक्सेस आप लोगों को मिलती है। मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती अंग्रेजों के रवैये पर, क्योंकि प्रॉमिस तो देखो, बेसन तो तिलक को एक चीज पता थी, ये तो खुद से ही स्टोरी मेकिंग करे जा रहे हैं ना कांग्रेस वाले, चाहे मॉडरेट्स हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो। अंग्रेजों ने दूर दूर तक कोई भी हिंट दी है कि हम वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद तुम्हें ये राइट्स दे देंगे, ये अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हें शामिल करवाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर का विजन है। दिए कोई हिंट, कोई भी इशारा दिया ऐसा किसी भी वाइस रॉय ने या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ने या क्वीन की तरफ से, किंग की तरफ से कोई फरमान आया? ये तो खुद स्टोरी मेकिंग करने वाली बात है ना। अपने आप ही खुश हुए जा रहे हैं ना कि हमारे अच्छे रवैयों को देखेंगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। आपको लगता है ना मयूर कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लॉयल्टी दिखाओगे, प्यार करोगे तो बदले में आपको भी प्यार मिलेगा, ये आपको लगता है। उसने कभी नहीं बोला कि मैं लॉयल्टी वापस दूंगी। तो बेसन मेड अस कंडीशन दैट इफ कांग्रेस डिड नॉट इंप्लीमेंट इट्स कमिटमेंट, शी वुड बी फ्री टू सेट अप हर ओन लीग्स, which she finally had to, as there was no response from the Congress। मैंने अभी आपको बताया ना, वेट तो कर ही नहीं सकते थे। जैसे याद है 1914 में भी अगर ये हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते तो फिर इतना आगे अपना सपना, इतना आगे अपना बेस तिलक जी के साथ ये कैसे स्टैब्लिश करती, बताओ। 1914 में तो मॉडरेट से तो साफ मना कर दिया था ना एक्सट्रीमिस्ट के साथ हाथ मिलाने के लिए। अब हाथ मिलाया है तो ये नौटंकी नहीं चल रही है कि हम लीग्स की डिमांड को नहीं मानेंगे। तो setting up of two different leagues, Tilak and Besan decided to put a new life in the national movement of India. They started 2 separate home rule leagues to conduct propaganda across the country. एक कहां पर? In support of home rule grant application after World War I। home rule grant application क्या है? home rule यहां पर क्या है? शाबाश, यानी कि स्वराज का सपना इनकी आंखों में भी है लेकिन रास्ता अलग है, राइट? समझ पा रहे हो मेरी बात को?
स्वराज का सपना, सेल्फ गवर्नमेंट का सपना इनकी आंखों में भी है, बस ये थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी बात पर है, ट्रस्ट नहीं कर सकते अंग्रेजों पर, क्योंकि तो सेटिंग अबव 2 डिफरेंट लीग्स। हाँ, मुझे लोकेशन बताओ जरा। मद्रास और पूना, ठीक है। तिलक्स लीग वॉज सेटअप इन अप्रैल 1916 and it was restricted to Maharashtra, excluding Bombay city. Maharashtra, Karnataka, Central Provinces and Bihar region. इनकी 6 ब्रांचेस थी। डिमांड क्या क्या थी? नंबर 1, स्वराज, एक ऐसी स्टेट का गठन करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और तीसरी डिमांड वर्नैकुलर एजुकेशन। बेसन की जो लीग सेटअप हुई थी वो हुई थी सितंबर 1916 में। देख रहे हो, एनी बेसन ने पहले तिलक जी की करवा दी थी लीग सेटअप। ये अप्रैल है, ये सितंबर है, 4 महीने बाद इन अदयार नियर मद्रास। एंड इट कवर्ड द रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी। यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस ऑफ बिहार रीजन को कौन संभालेंगे? तिलक और उनके साथी, जो यहाँ पर होम रूल लीग सेटअप करी गई है। बाकी पूरे इंडिया में जितनी भी जगहें हैं, यहाँ पर बॉम्बे सिटी को एक्सक्लूड कर दिया गया था, लेकिन बॉम्बे और बाकी पूरे इंडिया को कौन संभालेगा? एनी बेसन और उनके साथी। इनकी 6 ब्रांचेस थी तिलक जी की, यहाँ पर 200 ब्रांचेस। देख रहे हो एक औरत का जज्बा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंथुसियाज्म। एंड इट वॉज लूजली ऑर्गेनाइज एज कंपेयर टू तिलक्स लीग। लूजली ऑर्गेनाइज इसलिए भी, ब्रांचेस देख लो ना कितनी सारी हैं, 200 ब्रांचेस हैं। और लूजली ऑर्गेनाइज का मतलब ये नहीं है कि बेकार सेटअप था इनका या फिर अच्छे से मैनेज नहीं कर पाई। अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, शायनी ये गलती नहीं करना चाहते थे लोग गदराइट्स की तरह, कि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले डाउन करके ऑफिस वगैरह बनाकर और कहाँ से हमारी पत्रिकाएं छप रही हैं सब कुछ हिंट दे दी जाए। थोड़ा सा छुप छुप के काम करना भी ज़रूरी है, कि अगर सेटअप कल को बदलना पड़ता है या इधर उधर भागना पड़ता है वो आसान रहे, है ना। तो इसको, इस चीज़ को आपको एक नेगेटिव कोनोटेशन में नहीं लेना है कि इट वॉज लूजली ऑर्गेनाइज्ड। और तिलक की, बाल गंगाधर तिलक जी की, क्योंकि सिर्फ 6 ब्रांचेस थी मैनेज करने को, तो इट वॉज स्ट्रांगली ऑर्गेनाइज्ड। एंड इट हैड ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। मद्रास वाले होम रूल लीग की बात हो रही है, जिसको एनी बेसेंट जी चला रही थी। वहां पर सेक्रेटरी कौन थे? जॉर्ज अरुंडले। बिसाइड्स अरुंडले, द मेन वर्क वॉज डन बाय BW वाडिया एंड CP रामास्वामी अय्यर। जो लीडर्स थे होम रूल मूवमेंट के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स को फॉलो करा। देख रहे हो, अगर कांग्रेस वाले इनका सपोर्ट कर देते तो क्या जाता? होम रूल लीग जो है कांग्रेस वालों को समझ में नहीं आई, मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के ग्रुप को। अब तो वो साथी हैं, अब तो वो साथी काम करने को मान गए, लेकिन एनी बेसेंट जी का आइडिया उनको समझ में नहीं आया। याद है उन्होंने क्या बोला था कि कांग्रेस लेवल की कमेटी बना लो, लोगों को जागरूक कर लो, एजुकेशन दे दो, ये सब कुछ कर लो, लेकिन कैसे भी करके हमें ये नहीं करना है, क्या कि आपको परमिशन नहीं दे सकते हम होम रूल लीग्स बनाने की। तो लीडर जो थे होम रूल मूवमेंट के, दे फॉलोड कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स बिकॉज दे डिड नॉट लाइक टू एम्बेरस द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वॉर। अब देखो, तीनों एक पटरी पर आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, अब तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं, अब तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोग, या कोई भी पार्टी या कोई भी लीडर्स। ये अगर थोड़ा सा भी अब फायदा उठाने की कोशिश कर रहे होते अंग्रेजों की, तो समझ में भी आता। अब सुधर गया ये वाला ग्रुप भी, रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट का ग्रुप। बताओ, तीनों सेक्शन से सहयोग है पूरा पूरा, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट, रेवोल्यूशनरी ग्रुप। इसके बाद अब जब अंग्रेज इनकी डिमांड को नहीं मानेंगे, तब ये कभी भी ट्रस्ट कर पाएंगे मॉडरेट्स या एक्सट्रीमिस्ट की इनिशिएटिव पर, या पीसफुल अप्रोच पर, या कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स पर? बिल्कुल नहीं। तो तिलक मेड अ वर्ल्डविंड टूर ऑफ द कंट्री इन 1916। वर्ल्डविंड जिसको बोला जाता है ना, वो हवा का बवंडर होता है एक तरीके से। मतलब
जगह जगह जाकर, ऐसी कोई जगह नहीं थी, फटाफट फटाफट जल्दी जल्दी कंट्री का दौरा कर रहे थे 1916 में. एंड इन हिज स्पीच ही सेड, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट. ये तो आपने बचपन से ये वाली लाइन सुनी होगी. और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लाइन भी बड़ी फेमस है इनके साथ, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. ही सेड दैट होम रूल वॉज द ओनली क्योर ऑफ इंडियाज पॉलिटिकल इल्स. जब तक हमें स्वराज का सपना पूरा नहीं करने दिया जाएगा, सेल्फ गवर्नमेंट का सपना पूरा नहीं करने दिया जाएगा, हिंदुस्तानी कभी भी अपनी परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते. उनकी जो ग्रीवेंसेज है वो हमेशा ग्रीवेंसेज ही रहेंगे, वो कभी क्योर नहीं होंगे. ही प्रीच द आइडिया ऑफ होम रूल थ्रू हिज 2 न्यूज़पेपर्स, केसरी एंड मराठा. होम रूल एजुटेशन को बाद में ज्वाइन करा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा के द्वारा. मोतीलाल नेहरू, खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस टाइम पर ये यंग थे. भुल्ला भाई देसाई, चित्ररंजन दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, याद है, मुस्लिम लीग के साथ ही एसोसिएटेड थे. एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हाँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय. तो सम ऑफ दीज लीडर्स बिकेम हेड्स ऑफ द लोकल ब्रांचेस. बड़े सारे जो मॉडरेट कांग्रेसमैन थे हु वर डिसइल्यूजन्ड विद द कांग्रेस इनएक्टिविटी, एंड सम मेंबर्स ऑफ गोखलेस सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी. गोपाल कृष्ण गोखले का ग्रुप था ना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी. इट ऑल्सो ज्वाइंड द एजिटेशन. However, Anglo-Indians, most of the Muslims and the non-Brahmins from the south, they did not join as they felt home rule would mean rule of the Hindu majority, mainly the high caste. यानी कि मिक्स्ड रिस्पॉन्स है यहां पर भी. लेकिन होम रूल में सबका सपना क्या है, जो कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का भी सपना था, क्या? स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट. एनी बेसेंट के बारे में जानते हैं. एनी बेसेंट हैड कम टू इंडिया इन 1893 टू वर्क फॉर द थियोसॉफिकल सोसाइटी, और अब वो इंडिया में सेटअप हो गई थी. 1907 से ही शी हैड बीन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ थियोसॉफी फ्रॉम हर हेडक्वार्टर्स इन अदयार, मद्रास के अंदर. अब तो मैंने आपको बता दिया थियोसॉफी का मतलब एक प्रकार से बाहर के देशों में, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में प्रचलित हुई भक्ति मूवमेंट, यूरोप की भक्ति मूवमेंट, राइट. आत्मन का मिलना परमात्मन के साथ, गॉड के साथ लिंक कैसे बनाया जा सकता है, ब्रह्मचारी वाला जीवन बिताकर, सेक्सुअल एब्स्टिनेंस प्रैक्टिस कर कर, यही सारी बातें भक्ति मूवमेंट के अंदर भी होती थी, अलग अलग भक्ति रिफॉर्मर्स के द्वारा, है ना. इंडिया के अंदर जो चली भक्ति मूवमेंट. न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ, ये इनके 2 अखबार थे. और तिलक जी के 2 अखबार कौन से थे? केसरी एंड मराठा. एनी बेसेंट बिकेम द फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1917. लखनऊ सेशन जो होगा ना, उसके बाद वाला जो सेशन होगा, उसमें शी विल बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट. देख रहे हो, अगर हम इनकी बात करें, बाल गंगाधर तिलक जी की, उनसे कितने गुना ज्यादा काम कर रही है ये. तिलक जी के पास कितनी ब्रांचेस थी होम रूल लीग की, महाराष्ट्र की साइड 6. एनी बेसेंट जी के पास कितनी है? 200. तिलक जी कौन से रीजन को संभाल रहे हैं? सिर्फ महाराष्ट्र उसके आसपास. लेकिन एनी बेसेंट पूरे इंडिया. जो औरतों का चिट्ठा बनाने को मैं आपको कहता हूं, उसमें आप ये ऐड कर सकते हो, आपको ऐसे में, एथिक्स में काम आएंगी ऐसी चीजें. तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन.